हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल क्लास 11th बिजनेस स्टडी। और आज हम करंट ईयर 2020-21 में हम अपने लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो ट्रेड से रिलेटेड है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जिसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं उसकी बात करेंगे, जिसको हम एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। ये यूनिट 11 है हमारी और ये हमारी लास्ट यूनिट है क्लास 11th बिजनेस स्टडी के कोर्स की। तो आज इस साल हमारे कोर्स में है वो 2 वीडियो का मैटर है। तो उन 2 वीडियो में से आज हम पहली वीडियो करेंगे, वीडियो फर्स्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और हम समझते हैं इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। शुरुआत वही मीनिंग से, तो मीनिंग हमें समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वन ओन कंट्री, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। तो विनिर्माण और अपने देश की सीमाओं से परे अंतर व्यापार जब हम करते हैं तो उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के रूप में जानते हैं। बिजनेस एक्टिविटी दैट टेक प्लेस अक्रॉस द नेशनल फ्रंटियर, तो यहाँ पर वो चीज़ें होती हैं, वो व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर होती हैं, उन्हीं को हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इट इन्वॉल्व नॉट ओनली द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ इसमें यही नहीं होता, बट आल्सो कैपिटल, पर्सनल, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, कॉपीराइट, तो ये सब भी इसका पार्ट होती हैं। जिसमें सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं की ही अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही नहीं होती, बल्कि कि पूंजी, कार्मिक का मतलब लोग, पीपल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने जाते हैं, तो वो भी उसका ही पार्ट होते हैं। टेक्नोलॉजी हो गई, बौद्धिक संपदा होगी, जो हमने पढ़ा था आईपीआर क्या होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड कंप्राइजिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, तो क्या चीज़ें आती हैं इसमें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज सच एज इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग हैज़ कंसिडरेबली ग्रोन। सर्विसेज जो ये इतनी सारी हमने पढ़ी, ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो गुड्स तो बेची ही, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो ही रही हैं, साथ में अब सर्विसेज भी जो है बड़े लेवल पर होने लगी हैं। तो मेरे हिसाब से हम इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, क्या ज़रूरत है कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है, क्यों ग्लोबलाइजेशन हुआ पूरे विश्व का। तो उसका कारण यही है कि इंटरनेशनल बिजनेस इज नेसेसरी एज कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली all they need because an unequal distribution of natural resources among them and difference in their productivity level। तो इंटरनेशनल बिजनेस की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम हर चीज़ को खुद उत्पादित नहीं कर सकते, उस एफिशिएंटली उसको प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उस चीपली। जैसे चाइना के प्रोडक्ट हम देखते हैं कि हम क्यों खरीदते हैं, रीज़न यही है कि वो चीप है, इस वजह से हम उसको करते हैं क्योंकि उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज के। आप देखो कि तेल के जो कुएँ हैं वो कहाँ पर हैं, यूएई वगैरह में हैं, तो वहाँ जो है हमें जो है पेट्रोल परचेज करना ही पड़ता है उनके थ्रू, तो ये हमारी मजबूरी होती है। तो रीज़न, ये पहला रीज़न है कि हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, रीज़न उसके कई सारे हैं। Availability of various factor of production such as labor, capital, raw material are required for producing different goods and services differ among nation। तो आप देखोगे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये हर देश में जो हैं अलग अलग तरीके से अवेलेबल होते हैं और वो अपने देश के अकॉर्डिंग उनको यूज़ करता है। तो जो चीज़ वो खुद सस्ती नहीं बना सकता वो उसके लिए इंटरनेशनल बिजनेस में जाता है। अगला अगर रीज़न की बात करें तो लो प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर अमंग द नेशन ड्यू टू द वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रीज़न। तो प्रोडक्टिविटी जो लेबर की होती है वो भी डिफ़र होती है हर कंट्री टू कंट्री, साथ ही साथ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आती है वो भी हर कंट्री में डिफरेंट होती है। ईच कंट्री फाइंड इट एडवांटेजियस टू प्रोड्यूस दोज सेलेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एट होम। तो जिन चीज़ों को हम आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से उत्पादित कर सकते हैं उनका हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करते हैं।
बाकी चीज़ों को हम बाहर से खरीद लेते हैं, जो दूसरी कंट्री जो है अच्छे ढंग से उनका उत्पादन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, साथ ही साथ वो उसको कम कॉस्ट पर भी उनका प्रोडक्शन कर पा रही है, तो हम उन चीज़ों को उन कंट्रीज से परचेज़ कर लेते हैं। आज के समय में एग्जांपल आपके सामने है कोविड की वैक्सीन, तो वो हमारा देश इंडिया इस काम में इस समय आगे चल रहा है। अब इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में डिफरेंस। इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। तो जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो बायर और सेलर की जो नेशनलिटी होती है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की होती है। खरीदने वाला किसी और देश का होता है और बेचने वाला किसी और देश का होता है। जबकि जब डोमेस्टिक बिजनेस की बात की जाए तो बायर और सेलर दोनों एक ही कंट्री के होते हैं, उसी डोमेस्टिक बिजनेस के होते हैं। अब नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर का मतलब एम्प्लॉई, सप्लायर, शेयर होल्डर, पार्टनर, जनरल पब्लिक। अगर इनकी बात की जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस में ये भी डिफरेंट कंट्रीज़ की हो सकती हैं। अगर हम फिर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो एम्प्लॉई, सप्लायर, शेयर होल्डर, पार्टनर, जनरल पब्लिक बिलोंग टू एक ही कंट्री के होते हैं ज़्यादातर केसेस में, तो उसको हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं। तो यहाँ एक ही कंट्री के हैं, यहाँ डिफरेंट कंट्री के हैं। अब मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो मोबिलाइज हो सकते हैं? तो डिग्री ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर लाइक लेबर एंड कैपिटल इज जनरली मोर इन द केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। लेबर या जो कैपिटल है वो मोबिलाइज ज़्यादा होती है इंटरनेशनल बिजनेस में। देयर एग्जिस्ट वेरियस रिस्ट्रिक्शन टू देयर मूवमेंट अक्रॉस नेशन। रिस्ट्रिक्शन जरूर है पर मूवमेंट होती है। यहाँ बात करी जाए तो इनकी जो मूवमेंट है, अगर वो उस देश की बात की जाए तो वो आसानी से हो जाती है, तो वो फ्रीली मूव कर पाते हैं उसी कंट्री के बीच में, लेबर हो चाहे कैपिटल हो। तो यहाँ मूवमेंट होती है पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कस्टमर हेट्रोजीनिटी अक्रॉस मार्केट, तो आपको यहाँ पर कस्टमर क्योंकि अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं तो वो हेट्रोजीनियस ज़्यादा होते हैं, मतलब कि वो अपने देश के टेस्ट के, उनका फैशन, उनकी लैंग्वेज, उनकी बिलीफ, उनके कस्टम, उनके एटीट्यूड अलग होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट भी जो होती है वो डिफरेंट होती है। पर जब डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, जो होमोजीनियस होते हैं। अब ये हेट्रोजीनियस नहीं होता, होमोजीनियस होते हैं ज़्यादातर। तो ये वर्ड शायद यहाँ पर गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस में हम ज़्यादा होमोजीनियस होते हैं क्योंकि हमारे टेस्ट फैशन ज़्यादा डिफर नहीं करते। यहाँ पर हेट्रोजीनियसिटी ज़्यादा होती है। डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस अगर बात की जाए तो द डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस आर कंसिडरेबली मोर अमंग कंट्रीज, मोर एडेप्टेबिलिटी इज रिक्वायर। तो आप देखोगे कि जो बिजनेस सिस्टम और प्रैक्टिस है इंटरनेशनल बिजनेस में वो हर देश की डिफ़र करती है, अलग अलग है, तो आपको वहाँ पर एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए। जबकि जो डिफरेंस जो बिज़नेस के सिस्टम और प्रैक्टिस में अगर एक देश की बात की जाए तो वो कम होते हैं, इसलिए अडेप्टेबिलिटी की भी ज़रूरत कम होती है। पॉलिटिकल सिस्टम और रिस्क की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस में हमें डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ फेस करना पड़ता है, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग देश में ट्रेड करना पड़ेगा। जब डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम और रिस्क जो है कंपेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस कम होता है, क्योंकि पूरी कंट्री में सेम यूनिफॉर्मिटी के साथ पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया जाता है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। तो आप बस एक ये वर्ड यहाँ पर विजातीय नहीं होना चाहिए, समजातीय होना चाहिए, क्योंकि ये होमोजीनियस प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। बाकी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जिसको आप नहीं पढ़ सकते। तो ये हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर जो होते हैं वो अलग अलग देशों से होते हैं, यहाँ एक ही देश के होते हैं। यहाँ की बात करें तो जो प्रतिस्थापन है, मूवमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, यहाँ पर आसान होती है, स्वतंत्रता के साथ काम करती है। यहाँ रीति रिवाज दृष्टिकोण सब अलग होते हैं, इसलिए ज़्यादा विजातीय प्रोडक्ट होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, जिनको हम समजातीय कहते हैं।
व्यापारी प्रणाली और प्रथाएं जो हैं अलग अलग होती हैं, इसलिए अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता ज़्यादा होती है, यहाँ पर वो कम होती है। राजनीतिक प्रणाली और जोखिम ज़्यादा होती है, क्योंकि राजनीतिक प्रणाली हर देश में अलग अलग मिलेगी, इसलिए अनुकूलन क्षमता ज़्यादा ज़रूरत होती है, जोखिम भी ज़्यादा होता है, यहाँ पर वो दोनों चीज़ें कम होती हैं। आगे अगर डिफरेंस की बात करें तो वो बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़ हैं कि क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो टैक्स, ट्रैफिक, टैरिफ सिस्टम, टैक्सेशन पॉलिसी, इंपोर्ट कोटा सिस्टम, सब्सिडी, कंट्रोल अडोप्टेड बाय ए नेशन आर नॉट सेम इन अदर कंट्री, सो डिफ़िकल्ट होता है एडजस्ट करना। यहाँ पर ये सेम होता है, इसलिए जो है ईजी है एडजस्ट करना इन सब के थ्रू। करेंसी की बात करें तो जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो डिफरेंट करेंसी यूज़ होती है। अगर एक देश में डॉलर है तो वहाँ वो डॉलर चलेगा, और दूसरे देश में अगर एक्सचेंज रेट रुपीज़ के साथ एक्सचेंज करना है तो वो चलेगा। जब डोमेस्टिक बिजनेस की बात की तो वो एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग के थ्रू जो है चीज़ों को ख़रीदा और बेचा जा सकता है। जैसे हम अपनी बात करें तो रुपीज़ में हम डील कर लेते हैं। यही इनका हिंदी अनुवाद मैंने नीचे दिया हुआ है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर समाप्त होता है। ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंफर्म आएगा। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये डिफरेंसेस थे, यहाँ से शुरू हैं। तो 3 और 3 6 ये इस वाले पेज पर हैं और 2 यहाँ पर हैं। 8 डिफरेंसेस हैं। आप इनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा। इसी के साथ ये वीडियो जो है थोड़ा सा टॉपिक और इसमें रहता है, जैसे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। तो हम बात करें तो पहला ये है कि वो मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती है। तो मर्चेंडाइज मीन गुड्स दैट आर टेंजिबल, जो देखा और छुआ जिनको जा सकता है। इनको एक्सपोर्ट करने का मतलब है जब हम इनको बाहर भेजें, ठीक है। और इंपोर्ट करने का मतलब क्या है, जब हम दूसरे देश से अपने देश के अंदर इनको लाएं। एक एंटरपोर्ट होता है जहाँ पर हम पहले इंपोर्ट करते हैं और बाद में उसका एक्सपोर्ट करते हैं। सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इसका एक पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। इंटेंजिबल होती हैं सर्विस, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। इट इज़ बिकॉज द इंटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ सर्विस दैट आर ट्रेड इन सर्विस आल्सो नोन इनविजिबल ट्रेड। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती हैं उसका दूसरा नाम इनविजिबल ट्रेड भी है। जैसे टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस सर्विस मेजर कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये उसके मेजर वो हैं, बाकी हमने इससे ज़्यादा पीछे पढ़े थे। इन 2 से आगे चलें तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के थ्रू भी जो है इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। तो लाइसेंसिंग में क्या होता है समझते हैं, फिर फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है वो समझेंगे। लाइसेंसिंग में परमिट दिया जाता है कि किसी अनदर पार्टी को किसी दूसरी कंट्री में टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स अंडर योर ट्रेडमार्क। तुम अपने ट्रेडमार्क के अंडर जो है चीज़ों को बेच सकते हो, पेटेंट और कॉपीराइट में उसको, जिसके अगेंस्ट हम फीस लेंगे, ठीक है। तो ट्रेडमार्क तो उसका यूज़ होता है, वो खुद बनाकर खुद बेच सकते हैं उसको। जैसे क्या हो रहा है, जैसे पेप्सी और कोका कोला का जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है, पर नाम पेप्सी और कोका कोला का यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड में। अब अगर फ्रेंचाइजी की बात करें तो ये एक ऐसी टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज देने में। एक ऑथोराइजेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या कंपनी के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को कि वो कुछ स्पेसिफाइड कमर्शियल एक्टिविटी करेगा। और जैसे मैकडोनाल्ड करता है, ऑपरेट करता है फास्ट फूड रेस्टोरेंट द वर्ल्ड ओवर थ्रू इट्स फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। ये यहाँ पर गुड्स को जो है सेंट्रलाइज बनाया जाता है, सिर्फ ये वहाँ पर कमीशन बेसिस पर बेचने का अधिकार किसी और को देते हैं। तो लाइसेंसिंग में वो प्रोडक्शन भी खुद करते हैं और उसको बेचते भी खुद है, बस नाम उस कंपनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ उल्टा होता है, यहाँ सिर्फ क्या होती है उसकी हमें ब्रांच मिली होती है, प्रोडक्ट वही होते हैं। जैसे मैकडी ऑपरेट करता है थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये फ्रेंचाइजी कहलाता है। फ्रेंचाइजी का मतलब सब कुछ काम उसी का होगा, सिर्फ हम बस उसके नाम के थ्रू उन चीज़ों को जो हमारे पास हमारी खुद की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको यूज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट कमीशन लेते हैं, इसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम पढ़ते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है फंड की किसी भी बाहरी देश में, उसको भी हम इंटरनेशनल बिजनेस का एक स्कोप मानते हैं या क्षेत्र मानते हैं।
दो तरीके से होती है, एक को हम डायरेक्ट कहते हैं और एक को हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम FDI भी है, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाद में समझेंगे, पहले हम डायरेक्ट समझते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस व्हेन ए कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज सच एज प्लांट एंड मशीनरी in foreign country with a view to undertaking production and marketing of goods and services in those country। तो जब वो पैसा प्लांट एंड मशीनरी जैसी चीज़ों को खरीदने में लगाए, और इसका उद्देश्य इनका यही होता है कि वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएंगे, बेच पाएंगे। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड द इन्वेस्टर ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि जब आप ये चीज़ें खरीदते हैं तो आपके पास उस कंपनी के शेयर आते हैं, तो कंट्रोलिंग पावर आपके पास आती है, तो उसी को हम कहते हैं FDI। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसका नाम है। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर ऑन PPP मॉडल। तो ये जॉइंट वेंचर के रूप में भी होता है, जैसे मेट्रो हमारा चल रहा है जॉइंट वेंचर में, तो ये सब क्या होता है, FDI का ही पार्ट होता है, PPP मॉडल पर चलते हैं। ए कंपनी इफ इट सो डिज़ायर कैन आल्सो सेट अप होली ऑन सब्सिडरी अब्रोड, दूसरे देश में हम वो अपनी कोई सब्सिडरी भी खोल सकते हैं, सहायक कंपनी भी खोल सकते हैं। 100% इन्वेस्टमेंट हमें फिर वहाँ पर उस फॉरेन वेंचर में करनी पड़ेगी, दस उसका फुल कंट्रोल हम एक्वायर कर सकते हैं, तो वो कहलाता है फिर होली ऑन सब्सिडरी। अब पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर आते हैं। ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट ए कंपनी मेक इनटू अनदर कंपनी बाय द वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर। जब हम शेयर खरीद लें उस कंपनी में, यहाँ पर हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी जिसको हम FDI के रूप में जानते हैं, और प्रोवाइडिंग लोन टू ए कंपनी एंड अर्न इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो कहलाता है पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Investor under portfolio investment does not get directly involved into the production and marketing operation। तो वो उस कंपनी के प्रोडक्शन और मार्केटिंग ऑपरेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ तो होता है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। इट सिंपली अर्न एन इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर, बॉन्ड, बिल, नोट इन फॉरेन कंट्री और प्रोवाइडिंग लोन टू द फॉरेन बिजनेस फर्म। तो ये सिर्फ उनको इसी तरीके से उनके साथ क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं और उसके अगेंस्ट ये डिविडेंड या इंटरेस्ट जो है अर्न करते हैं, तो इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आज शायद आपको ये पता चल गया होगा कि FDI क्या होती है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो आपके भविष्य में बहुत काम आएगी। ये इसका हिंदी वर्जन है, जिसको हम हिंदी में भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आसानी से वो समझ पाएंगे और आसानी से इसको पेपर में लिख पाएंगे। इसी के साथ हमारी जो पहली वीडियो थी किसके ऊपर, इंटरनेशनल बिजनेस पर, वो यहाँ समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो इस साल का पोर्शन है उसको हम करेंगे। थैंक यू।